नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी तक अच्छे से आवाज आ पा रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। यानी आज के सेशन में हम बात करेंगे साथियों आपके राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हमारी एक जो सभ्यता बची थी साथियों, बेराट सभ्यता। यानी आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर हम बात कर सकते हैं साथियों, जो सिलेबस है साथियों सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का, जिसमें सिलेबस से बिल्कुल कॉमन है। और उसमें राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्राचीन 4 सभ्यता पूछी गई थी साथियों, आपके कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट और आहड़, जिसमें से 3 के बारे में पढ़ लिया और चौथी सभ्यता हम जो कि साथियों बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सेशन को, है जो कि आप लोग है जो कि अंत तक बने रहना साथियों, और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। चलो साथियों स्टार्ट करते हैं सेशन को। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों आज? बेराट सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता के बारे में साथियों हम जानेंगे। तो ये जो सभ्यता है आपके बेराट सभ्यता, ये कहां पे स्थित साथियों? बेराट जो सभ्यता साथियों, इसके बारे में अगर हम जाने साथियों तो ये कहां पे स्थित है, और उसके बाद में हम बात करें साथियों तो ये आपके जैसे कहां पे है? जयपुर के अंदर है। कहां पे स्थित है? जयपुर के अंदर है साथियों, जिसको विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है साथियों। बेराट सभ्यता को स्थिति जाने साथियों सबसे पहले, कहां पे है? जयपुर में। जयपुर में हम बात करें साथियों शाहपुरा उपखंड में स्थित है साथियों। और इसको अन्य नाम की बात करें तो इसको है जो कि विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी साथियों, विराटनगर। विराटनगर सभ्यता भी इसे कहा जाता है साथियों। बेराट का नाम ही विराट है साथियों। अब हम बात करें साथियों यहाँ पे, ये आपके मत्स्य जनपद की राजधानी भी थी साथियों। और अब ये बात करें, ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो ये आपके बाणगंगा नदी के किनारे है। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके तट पे बसी थी साथियों? बाणगंगा नदी के किनारे बसी थी। क्या हो रहा है? ठीक। अब यहां पे बात करें तो इसको जो कि आपके अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा, ठीक है। यानी बाण नदी के किनारे ये बसी हुई सभ्यता है साथियों, जिसको आपके अर्जुन की गंगा भी कहते हैं साथियों। यानी अर्जुन की गंगा के किनारे भी ये साथियों हम लोग कह सकते हैं बेराट सभ्यता जो कि बसी हुई है। और यहाँ पे ये क्या साथियों? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये मत्स्य जनपद था साथियों, जो हमारे 16 महाजनपद थे। 16 जनपदों में से मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी साथियों? विराटनगर। विराट कह दो या फिर बेराट कह दो या फिर विराट नगर, बेराट या विराटनगर, सेम ही नाम है साथियों दोनों। अब बात करें तो सबसे पहले इस जो सभ्यता की जो खोज है साथियों आपके 1937 के अंदर साथियों आपके दयाराम साहनी के द्वारा की गई साथियों। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1937 में खोज। 1937 में किसके द्वारा साथियों? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसके जो कि खोज की गई। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा ने खोज की, है ना। यानी साथियों इसकी खोज है
वो 1937 के अंदर हुई थी साथियों, बेराट सभ्यता साथियों, विराटनगर जिसको कहते हैं। इसकी सभ्यता की जो सबसे पहले खोज है साथियों किसने की थी, 1937 के अंदर राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। उसके बाद में साथियों 2 व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ की खुदाई की थी, जिसमें बात करें साथियों आपके 1962 और 63 के अंदर है जो कि इसका खुदाई का कार्य किया जाता है साथियों किसके द्वारा, एक तो आपके NR बनर्जी यानी नील रतन बनर्जी, और दूसरा आपके KN दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। उनके बारे में थोड़ी सी बात करें साथियों तो अब बात करें साथियों उत्खनन के बारे में, इसके उत्खनन के बारे में। उत्खनन कब किया गया साथियों, 1962 1963 में, ठीक है। किन के द्वारा किया गया साथियों, NR बनर्जी यानी नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी, ठीक। एक व्यक्ति और था साथियों, और KN, क्या साथियों, और कौन था, KN। KN का मतलब क्या हो गया साथियों यहाँ पे, कैलाशनाथ दीक्षित। एक था KN दीक्षित, कैलाशनाथ, यानी शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है और आपके फुल फॉर्म के अंदर भी आ सकता है साथियों। यानी इसकी खोज की बात करें तो 1937 में राय बहादुर शाहनी ने यानी दयाराम शाहनी ने की थी, और आपके 1962 से 63 के अंदर है जो कि साथियों 2 व्यक्ति थे आपके NR बनर्जी और KN दीक्षित साथियों, यानी आपके कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी, इन्होंने है जो कि साथियों यहाँ की खुदाई की थी। आवाज सही आ रही है ना साथियों, ठीक है। तो अब हम बात करें साथियों इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या क्या जो मिले थे, यानी इसके उत्खनन के दौरान यहाँ पे क्या कुछ मिला था साथियों, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों। चलिए, और यहाँ पे साथियों ये जो सभ्यता जहाँ बसी थी, इनके आसपास में जो कुछ खुदाई के दौरान साथियों कुछ छोटी पहाड़ियाँ मिली है। उन पहाड़ियों की बात करें तो किसी जो पहाड़ियाँ जैसे मतलब बिजक की पहाड़ी है साथियों, आपके भीम की डूंगरी है, बिजक डूंगरी जिसको कहा जाता है साथियों, और हम कहे बात साथियों तो आपके हनुमान पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी है साथियों, गणेश डूंगरी है, ये सब वहाँ पे मिली है साथियों। तो सभी के ऊपर अलग अलग चीज़ों के जो अवशेष वहाँ पे मिले हैं, उन सभी के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। और एक साथियों चीनी यात्री भी यहाँ पे आया था साथियों, हवेन सांग जिसका नाम था, वो भ्रमण के दौरान यहाँ आता है, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ जो अवशेष उनको भी मिले साथियों, तो उन्होंने यहाँ पे देखे हैं। तो उनके अनुसार चीनी यात्री हवेन सांग के अनुसार साथियों यहाँ पे जो बौद्ध मठ 8 बौद्ध मठों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पे कुछ मंजूसा वगैरह भी मिला था, यानी कुछ कलश हम कहे साथियों, जैसे कुछ टोकरे वगैरह मिले साथियों उनके अंदर है, जो कि एक यहाँ पे स्वर्ण मंजूसा भी मिला है साथियों। किसकी हम बात करें साथियों, किन के जो कार्यकाल था साथियों, कहें बात साथियों कौन राजा था साथियों, एक आमेर का राजा था राम सिंह, उसके कार्यकाल के दौरान है जो कि यहाँ पे एक स्वर्ण मंजूसा मिला है साथियों, जिसमें आपके गौतम बुद्ध की अस्थियां पाई गई है, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बातें करने वाले हैं साथियों। तो इस सभ्यता का जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है साथियों, हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो महाभारत के अंदर भी इससे सभ्यता का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम इस सभ्यता का उल्लेख महाभारत में मिलता है। साथियों यहाँ पे अशोक का भाब्रू शिलालेख भी खोजा गया है। फिर आगे बात करें साथियों इनके बारे में, तो आपके जो बेराट सभ्यता है ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर के अंदर यानी शाहपुरा उपखंड में। खोज किसने की साथियों, 1937 में दयाराम शाहनी ने की थी, और आपके खुद उत्खनन साथियों आपके 62 के अंदर साथियों आपके नील रतन बनर्जी और आपके कैलाशनाथ दीक्षित ने की थी। और ये जो आपके कौन सी सभ्यता, बेराट जो सभ्यता साथियों, ये मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। इसका दूसरा नाम साथियों विराटनगर है। क्या नाम है, विराटनगर।
और ये जो सभ्यता साथियों किस काल के अवशेष यहाँ पे मिले हैं? मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन के हैं जो कि यहाँ पे अवशेष मिले हैं। किस काल के अवशेष मिले हैं साथियों? मौर्य काल। मौर्य कालीन व महाभारत कालीन। कालीन अवशेष मिले हैं, वह महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। फिर बात करेंगे साथियों किस पहाड़ी से या फिर किस डूंगरी से क्या क्या अवशेष मिले हैं। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ कौन सी खोजी गई है साथियों, जिससे आपके सबसे महत्वपूर्ण बात करें साथियों, बीजक पहाड़ी यानी बीजक डूंगरी कह दे चलो ना, पहाड़ी कह दो डूंगरी कह दो ना। बीजक पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है, महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी हो गया। और कौन सी होगी साथियों यहाँ पे आपके भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, भीम डूंगरी हो गई। और उसके बाद में साथियों यहाँ पे गणेश डूंगरी हो गई। यानी सभी की क्या ही बात करें, अनेक सारी यहाँ पे है जो कि जो पहाड़ियां मिली है साथियों, जैसे भीम डूंगरी का जो कि भौमली डूंगरी भी कहा जाता है साथियों, भौमली, भौमली डूंगरी। तो बिजक जो पहाड़ी है साथियों, यहाँ से आपके अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला, यहाँ से अशोक का फुल डिटेल में पढ़ेंगे साथियों, अशोक का भाब्रू शिलालेख महत्वपूर्ण शिलालेख है साथियों, भाब्रू शिलालेख। शिलालेख क्या होता है दोस्तों? शिलालेख क्या होता है? शिलालेख वह होता है साथियों जो किसी पत्थर की शिला पे लिखे हुए लेख ही शिलालेख कहलाते हैं। जैसे ये कोई पत्र है, इस पे जैसे मैंने लिख दिया महाभारत का या जो भी है ना, तो साथियों जो भी पत्थर होता है साथियों, उस पे कलर से नहीं बल्कि उस पे खुदाई करके जो भी लिखे हुए होते हैं साथियों, उस राजा महाराजा के टाइम में प्राचीन काल के अंदर साथियों, जो भी मतलब इतनी वो तो थी नहीं साथियों कि ये पेन वगैरह या फिर कुछ कलर वगैरह इतनी टेक्निक नहीं थी साथियों, तो वो क्या करते थे, लोहे के औजारों से खोद गद के उसमें है जो कि जो भी इतिहास वगैरह वो पुराना लिखते थे। अब हम बात करें साथियों इसके बारे में, तो यहाँ पे जो अनेक सारी चित्रशालाएं इसके अंदर मिली है साथियों, जिसमें आपके सबसे ज्यादा जो अवशेष है वो आपकी भित्ति चित्रशैला से है जो कि मिले साथियों, भित्ति चित्रशैली। अब भित्ति चित्रशैली ये क्या होती है भाई? भित्ति चित्रकला होती है साथियों जो भीत यानी मारवाड़ी भाषा में जो भींत होती है ना, भींत दीवार को कहते हैं साथियों, भींत, उसके ऊपर साथियों जो रंग बिरंगे कलरों से या फिर है जो कि साथियों सफेदी से जो रंग चित्र है जो कि बनाए जाते हैं साथियों, उसे भित्ति चित्रकला कहा जाता है साथियों। जैसे हमारे राजस्थान में साथियों हम बात करें, लोकल जो भी ढाणियों में अभी लोग रह रहे हैं साथियों, उनके पक्के मकान है नहीं, गोबर के जो मकान है, जैसे ये मकान हो गया तो ये आपके उनके जो दीवार है साथियों, उसको वो क्या करते हैं, जैसे कोई फंक्शन होता है या फिर हम कहे तो कोई त्योहार आ जाता है, दीपावली होली वगैरह, तो उस समय क्या करते हैं उसको वो नया लेप करते हैं ना, नया लेप करते हैं साथियों, गोबर से लेपते हैं उसको, तो उसके ऊपर साथियों वो सफेदी या जो कड़ी वगैरह होती है उनसे वो उस पर कुछ चित्र वगैरह मानते हैं या फिर ऐसे धारियाँ वगैरह टिमकियाँ वगैरह लगा के, उससे कहते हैं साथियों भित्ति चित्रशैली, है ना, मतलब भीत पे चित्र जो बनाते हैं साथियों, भीत पे बनाए गए चित्र भित्ति चित्रकला कहलाते हैं साथियों। तो यहाँ पे जो अनेक सारे हम बात करें साथियों, जो भी चित्रशैलियाँ यहाँ पे मिली है साथियों, प्राचीन युग की चित्रशाला भी इनको है जो कि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनेक सारे भित्ति चित्र मिले हैं साथियों। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं साथियों। इस सभ्यता को, किस सभ्यता को साथियों? बेराट सभ्यता को। अच्छे से पढ़ेंगे साथियों, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस सभ्यता को, इस सभ्यता को इस सभ्यता को प्राचीन चित्रशाला भी कहा जाता है। चित्रशाला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि यहाँ पे अनेक सारे चित्र है जो कि साथियों
मिले हैं, जिसमें अधिकतर कौन से मिले हैं साथियों? भित्ति चित्र, भित्ति चित्र यहां पर मिले हैं साथियों। अब उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों आपके जो कौन सी बीजक डूंगरी से, बीजक जो पहाड़ी है साथियों, उससे आपके अशोक का जो भाब्रू शिलालेख मिला है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे आपके चीनी यात्री ह्वेनसांग जब यहाँ आया था साथियों, चीनी यात्री ह्वेनसांग कौन है साथियों? चीनी यात्री आया था जिसका नाम था साथियों ह्वेनसांग। कौन था? ह्वेनसांग जब यहाँ भ्रमण पर आया था साथियों, तो उसने यहाँ पे 8 बौद्ध मठों की संख्या बताई साथियों। उन्होंने यहाँ देखे थे साथियों, यानी चीनी यात्री था साथियों ह्वेनसांग, उसने बौद्ध मठों की 8 संख्या बताई है। और यहाँ पे साथियों कई प्रकार की मुद्राएं भी मिली हैं, उनके बारे में बात करेंगे साथियों। स्वर्ण मुद्राएं भी मिली हैं, रजत मुद्राएं भी मिली है साथियों। आपको ये तो पता ही होगा रजत मुद्राएं क्या होती है, स्वर्ण मुद्राएं क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे कुल है जो कि 36 प्रकार की मुद्राएं मिली है। कौन सी साथियों? 36 प्रकार की, ठीक है। तो जो चीनी यात्री था साथियों ह्वेनसांग, बात करें साथियों तो उनके बारे में, वो आपके है जो कि यहाँ पे आया था भ्रमण के दौरान, तो उसने है जो कि यहाँ पे क्या बताया है साथियों? उन्होंने जो बौद्ध मठ थे साथियों उनकी संख्या है जो कि उन्होंने 8 बताई है। अब बात करें आपके अशोक के भाब्रू शिलालेख के बारे में। अशोक का भाब्रू शिलालेख, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ मिला है भाई? बेराट सभ्यता मिला है। किस पहाड़ी पे मिला है? बीजक पहाड़ी पर। ये कहाँ मिला है साथियों? बीजक डूंगरी पर, बीजक पहाड़ी पर खुदाई की गई इसकी। किन को मिला भाई? ये किन को मिला है? एक हम बात करें साथियों तो ये जो अशोक का भाब्रू शिलालेख है ये प्रथम बार है जो कि साथियों यहीं पे मिला है। अब उसके बाद में बात करें तो सन आपके 1837 के अंदर, कब दोस्तों? सन 1837 में, 1837 में किन के द्वारा खोजा गया था? ये जो अशोक का भाब्रू शिलालेख है साथियों 1837 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन ब्रट। क्या था साथियों? कैप्टन ब्रट। अब उसके बाद में हम बात करें तो उसने यहाँ पे अशोक का जो भाब्रू शिलालेख यहाँ पे खोजा था, किस पहाड़ी से? बीजक पहाड़ी से। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो अशोक का एक दूसरा जो शिलालेख है 1871-72 के अंदर है जो कि खोजा जाता साथियों। एक अंग्रेजी अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी साथियों कार्लाइल नाम का, कार्लाइल नाम का जो अधिकारी था साथियों 1871-72 के अंदर है जो कि दूसरा शिलालेख है उसने खोजा था। और पहला साथियों कैप्टन ब्रिट नामक का एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी साथियों, उसने जो कि 1837 के अंदर बीजक पहाड़ी पर अशोक का शिलालेख है जो कि खोजा था, 37 में खोजा था। किसने खोजा भाई? कैप्टन ब्रिट। कौन था? अंग्रेज अधिकारी। बस इतना है ना। फिर नेक्स्ट की आगे बात करें साथियों तो ये जो भाब्रू शिलालेख है ये कहाँ पे मिला है? बेराट पहाड़ी, सॉरी बेराट सभ्यता के अंदर बीजक पहाड़ी पे मिला है। इसके बाद में साथियों यही व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पे खोजा था तो इसने 1837 के बाद में साथियों 1840 के अंदर, 1840 के अंदर साथियों इसको यहाँ से इस पहाड़ी पे साथियों जहाँ पे इस सभ्यता के अंदर इस शिलालेख को ऐसे है जो कि चिपकाया गया था साथियों, बात करें तो इसको यहाँ से तुड़वा के क्या किया? इसको बंगाल के अंदर जो संग्रहालय था साथियों उसके अंदर भेज दिया गया, म्यूजियम के अंदर भेज दिया गया साथियों, सुरक्षित रखने के लिए वहां पे है जो कि इसने इसको वहां भेज दिया था।
कहाँ से प्राप्त किया था साथियों? ये बीजक की पहाड़ी से। किसने? कैप्टन ब्रट के द्वारा खोजा गया और 1840 यानी साथियों 1837 के अंदर खोजा गया और 1840 के अंदर इससे जो बीजक की पहाड़ी से जो बाबरू शिलालेख मिला था अशोक को साथियों, अशोक का शिलालेख, उसको आपके कैप्टन ब्रट ने साथियों कलकत्ता के संग्रहालय साथियों बंगाल में है, जो कि यानी एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में भेज दिया गया साथियों 1840 में। 1840 में बंगाल के संग्रहालय में भेज दिया गया, बंगाल के संग्रहालय यानी बंगाल के संग्रहालय में जो कि भेज दिया गया साथियों। अब उसके बाद में यहां पे बात करें साथियों संग्रहालय में भेज दिया गया यानी सुरक्षित रखने के लिए। किसके द्वारा साथियों? ये आपके एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन ब्रट के द्वारा है, जो कि कहां भेज दिया गया। अब हम बात करें साथियों तो उसे म्यूजियम की बात करें साथियों यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और फिर बंगाल म्यूजियम में भेज दिया गया साथियों। कहां पे? कलकत्ता में। अब हम उसके बाद में बात करें साथियों तो जो इसका दूसरा जो शिलालेख है साथियों आपके 1871-72 में साथियों किसके द्वारा खोजा गया? कार्लाइल जो एक अधिकारी था साथियों, अंग्रेज अधिकारी, उसने जो कि खोजा था। और उसके बाद में हम बात करें साथियों तो यहाँ पे इस सभ्यता के अंदर संकलिपि के भी अवशेष मिले हैं साथियों। इस सभ्यता के अंदर संकलिपि के भी अवशेष मिले हैं साथियों। संकलिपि क्या होता है? संकलिपि वह होती है साथियों, चलो बात करें साथियों इस सभ्यता से, इस सभ्यता से संकलिपि के अवशेष मिले हैं। संकलिपि वो होते साथियों कि ये जो भी इस पे जो लिखा होता साथियों, जो लिखा होता है शिलालेख हम कहे साथियों, तो वो शिलालेख आपके संकलिपि का मतलब ये होता है कि शंख के आकार के है, जो कि इस पे अक्षर बने हुए साथियों, जिसको पढ़ने में बहुत ही असमर्थता रहती है साथियों, जिसको पढ़ नहीं सकते कोई भी, है ना। तो उसके बाद में बात करें साथियों तो ये जो सभ्यता है इसके अंदर आमेर का राजा था महाराजा राम सिंह, उसके शासनकाल के दौरान जब साथियों इसकी खुदाई चल रही थी उस समय साथियों एक स्वर्ण मंजूषा यानी सोने का कलश जिसको कहते हैं साथियों, वो वहां पे मिला साथियों, जिसके अंदर क्या था? गौतम बुद्ध की अस्थियां थी। आमेर के शासक राम सिंह के दौरान राम सिंह के शासन में जब खुदाई चल रही थी, जब खुदाई के दौरान क्या मिला साथियों? यहाँ पे स्वर्ण मंजूषा खोजा गया, स्वर्ण मंजूषा मिला। स्वर्ण का मतलब साथियों सोने का, मंजूषा का मतलब पात्र कह दो, डिब्बा कह दो या फिर कलश। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे सोने का एक कलश मिला साथियों, सोने का कलश, सोने का कलश, सोने का कलश यहाँ पे मिला था साथियों। ठीक, तो जो सोने का कलश था साथियों सोने का, उसके अंदर क्या मिला भाई? उसके अंदर गौतम बुद्ध की अस्थियां थी, गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की अस्थियां, अस्थियां मतलब हड्डियां, यानी उस सोने के कलश के अंदर भगवान गौतम बुद्ध की जो अस्थियां यानी उसके अंदर जो हड्डियां पाई गई साथियों। अब उसके बाद में बात करें साथियों तो ये जो आपके साथियों अगर पूछ लिया जाए स्वर्ण मंजूषा साथियों किस राजस्थान के किस सभ्यता के अंदर मिलता है साथियों? बेरार सभ्यता के अंदर मिलता है।
और इसकी खुदाई कब की गई थी साथियों, हम बात करें तो आपके जो आमेर का महाराजा उसके शासनकाल के दौरान है जो कि खुदाई की गई। उसके बाद में यहाँ पे मौर्यकालीन साथियों मैंने अभी बताया था आपको 36 प्रकार की यहाँ पे है जो कि क्या साथियों मुद्राएं मिली है, जिसमें हम बात करें तो आपके 8 तो है पंचमारक आपके रजत मुद्राएं, और बाकी 28 है जो कि साथियों आपके इको ग्रीक या फिर कह सकते हैं साथियों हम लोग यवन शासकों की मुद्राएं हैं साथियों। चलो बात करें साथियों यहाँ पे इनके बारे में। मौर्यकालीन मौर्य काल की सभ्यता साथियों, ये इसके अंदर जो भी मिला है मौर्यकालीन वह हम कहे साथियों महाभारत कालीन भी अवशेष मिले साथियों, तो उस काल के अवशेष मिले हैं। तो मौर्यकालीन यहाँ पे साथियों आपके 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है। 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है। कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है साथियों, यहाँ पे कुल 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें हम बात करें साथियों तो आपके 8 तो पंचमारक रजत मुद्राएं होगी और 28 है जो कि साथियों आपके इंडो ग्रीक यानी हम कह सकते हैं साथियों यवन शासकों की मुद्राएं हैं। तो 8 कौन सी होगी साथियों आपके, जिसमें 8 पंचमारक वाली रजत मुद्राएं। रजत मुद्राएं का मतलब हो गया चांदी जैसी है ना। फिर बात करें साथियों तो यहां पे आपके 28 इंडो ग्रीक या यवन शासकों की मुद्राएं, यानी मेन आपको ये याद रखना साथियों यहां से 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है साथियों, और जो कि साथियों 8 आपके रजत मुद्राएं हैं, पंचमारक रजत मुद्राएं हैं, और 28 आपके इंडो ग्रीक की या फिर हम कहें साथियों यवन शासकों की जो मुद्राएं यहाँ पे प्राप्त हुई है। उसके बाद में साथियों ये बात करें कि ये जो मुद्राएं यहाँ पे जो प्राप्त हुई है साथियों, क्या इसको एक एक को कहीं से है जो कि साथियों हम कहें कि इनको एक एक को उठाया गया, नहीं। ये साथियों आपके एक कपड़े का जो थैला, छोटा थैला सिला हुआ था साथियों, वो भी साथियों मशीनों से नहीं बल्कि हाथ से बुन करके एक कपड़े का जो सूती वस्त्र का थैला सिला हुआ था उसके अंदर मिली है, उसके अंदर डाली हुई ये मुद्राएं मिली है साथियों। अगर उनके बाद में हम बात करें साथियों तो ये जो मुद्राएं हैं किस काल की है साथियों, मौर्यकालीन मुद्राएं हैं। कैसे मिली साथियों, ये हाथ से बुना हुआ, ये कहां मिली है साथियों, ये हाथ से बुने हुए सूती कपड़े के थैले में मिली है ना। ये याद रखने की बात नहीं है, बाकी मैं आपको एक बार बता दिया, ऐसा नहीं पूछेंगे कि किसी कपड़े के में अंदर मिली है। तो उसके बाद में साथियों आपको ये बात है जो कि अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पे है जो कि हम लोगों ने बात कर ली कि यहाँ पे जो संकलिपि के ज्यादा है जो कि मिले हैं साथियों, और यहाँ पे उसके बाद में बात करें तो अशोक स्तंभ यहाँ पे मिले हैं खुदाई के दौरान, और जो भी साथियों यहाँ पे आपके जो बौद्ध जो मंदिर मिले हैं साथियों वो आपके गोल आकृति में मिले हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। बौद्ध जो मंदिर मिले साथियों वो किस आकृति के मिले हैं साथियों, यहाँ पे अशोक स्तंभ वह बौद्ध मंदिर, बौद्ध मंदिरों की आकृति क्या थी भाई, गोल आकृति में मिले, गोल आकृति की बौद्ध मंदिर मिले हैं साथियों, गोल आकृति के बौद्ध मंदिर यहाँ पे मिले हैं साथियों। उसके बाद में बात करें तो ये जो शिलालेख है साथियों, प्रथम एक व्यक्ति था साथियों, उसने भी यहाँ पे एक शिलालेख खोजा गया साथियों जिसपे 3 नाम लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे हम बात करें साथियों एक बुस्टो फिदन शैली के अंदर जो कि एक शिलालेख मिला जिसमें धम्म, संघ और बुद्ध 3 शब्द लिखे हैं साथियों।
दम, संग और बुद्ध। दम, संग और बुद्ध। एक यहाँ पे शिलालेख लिखा गया साथियों, एक शिलालेख मिला है जिसमें ये 3 शब्द लिखे गए साथियों। उस शिलालेख में 3 शब्द लिखे गए साथियों। किस शैली के अंदर अगर हम बात करें साथियों, बुस्टोफिदन जो नामक साथियों एक शैली है, उस शैली के अंदर साथियों एक शिलालेख जो मिला है उसके अंदर दम, संग और है जो कि साथियों बुद्ध, इन शैली के अंदर है जो कि 3 शब्द लिखे गए। इसी के अंदर साथियों, इसी शिलालेख के अंदर ये बताए गए हैं, इस शिलालेख के अंदर ये बताया गया है कि अशोक के द्वारा गो हत्या पर है जो कि साथियों क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के अंदर लिखा गया है कि अशोक के द्वारा जो कि गो हत्या पे रोक लगाई गई है। और इसी के अंदर है जो कि यह भी लिखा गया है कि अशोक को मगध का राजा बताया जाता है। चलो इसके बारे में बात कर ले साथियों। किस शैली में मिला है साथियों? स्टोफिदन। स्टोफिदन शैली में एक शिलालेख मिला। क्या नाम लिखा है साथियों उस पे? यानी उस शिलालेख की बात करें साथियों तो क्या लिखा है? धम्म लिखा है, संग लिखा है और बुद्ध। इसी के अंदर साथियों धम्म, संग और बुद्ध लिखा है, मतलब ये 3 हो गए ना। और इसी में यह भी लिखा है साथियों कि अशोक ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। इसी में यह भी लिखा है साथियों कि अशोक मगध का राजा था। मगध क्या था? मगध का राजा था। ये जनपद था साथियों। 16 जो जनपद थे जिसमें आपका बात करें साथियों, आपके मत्स्य की राजधानी विराटनगर हो गई। और ये क्या है साथियों? मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। मगध की क्या? राजगृह। चलो कमेंट सेक्शन में बताना साथियों मगध की राजधानी क्या थी? अस्मकपौतन, है ना। तो उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इस शिलालेख के अंदर यह भी बताया गया है कि अशोक ने है जो कि गो हत्या पे पूर्णतः रोक लगाई थी। और इसके अंदर यह भी लिखा है कि अशोक है जो कि मगध का राजा था। इसी शिलालेख में साथियों बात करें तो आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी भी है जो कि इनको बताया गया है साथियों। इसी शिलालेख के अंदर बौद्ध धर्म का अनुयायी इनको है जो कि बताया गया है। इसी शिलालेख में अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। वो तो इसी में बताया गया है, बाकी है ना साथियों अपन को यहीं से जानकारी मिली है ना, अनुयायी बताए गए हैं। यानी अशोक महान ने साथियों हम बात करें तो अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था साथियों। तो अशोक किसका पुत्र था साथियों? बिंदुसार का। किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बिंदुसार किसका पुत्र था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का। बात करें साथियों तो इसके बारे में अशोक ने किस धर्म को साथियों? बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था, या फिर कई साथियों प्रचार प्रसार किया था। एक अशोक का पौत्र भी था साथियों। एक अशोक का पौत्र था जिसका नाम था दशरथ। वो भी साथियों आपके बौद्ध धर्म को मानता था, वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अशोक किसका पुत्र था भाई? बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था भाई? बिंदुसार आपके चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था।
अब चंद्रगुप्त जो मौर्य साथियों, यानी आपके हम बात करें साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक, अशोक ने बौद्ध धर्म को माना। और आपके इसके जो दादा चंद्रगुप्त मौर्य, ये ब्राह्मण धर्म को मानता था। किसको? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। और बिंदुसार के बारे में बात करें साथियों तो शायद ये आपके जैन धर्म को मानते थे शायद, है ना, ये थोड़ा सा मेरा डाउट है। फिर हम बात करें साथियों इन सभ्यता के बारे में तो साथियों आपके ये जो बिज्जक की जो पहाड़ी साथियों जहाँ पे अशोक का भाबरू शिलालेख मिला है साथियों, वहाँ पे हम लोगों ने बात की साथियों, एक सोने का कलश जो मिला था उसके अंदर क्या मिला था साथियों, आपके बौद्ध जो साथियों महात्मा बुद्ध की अस्थियों की यहाँ वहाँ पे है जो कि अवशेष मिले हैं। और उसके बाद में ये जो आपके यहाँ पे साथियों 1919 के अंदर इसी पहाड़ी से साथियों आपके गोल जो मंदिर मिले हैं साथियों, बौद्ध धर्म के गोल मंदिर मिले हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। और 1932 के अंदर साथियों यहीं पे साथियों एक स्तूप मिला। क्या मिला है? एक स्तूप मिला है जो हम बात करें साथियों आपके हीनयान शाखा का था, हीनयान शाखा से संबंधित है। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़े साथियों। हीनयान 1919 में 1932 में यानी 1932 के बारे में अगर बात करें साथियों तो यहाँ पे एक स्तूप मिला है, वो किससे संबंध रखता है साथियों? हीनयान शाखा से। एक स्तूप मिला, किस शाखा से संबंध रखना सकता है साथियों? हीनयान, हीनयान शाखा से संबंधित है। अब साथियों बात करें कि ये हीनयान और एक नाम और भी सुना होगा आपने, महायान। हीनयान और महायान होता क्या? अब हम बात करें साथियों तो आपके जैसे महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो उनकी मृत्यु के बाद में साथियों ये जो उनका धर्म है बौद्ध धर्म, ये दो भागों में फट गया था साथियों। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में साथियों बौद्ध धर्म दो भागों में फट गया था साथियों। एक तो हीनयान, एक हो गया महायान। हीनयान और महायान दो भागों में ये धर्म फट गया साथियों। इसे धर्म का बंटवारा हो गया साथियों। कब हुआ? बुद्ध के मृत्यु के बाद। बुद्ध के मृत्यु के बाद इस पंथ का, यानी ये जो पंथ हम बात करें साथियों आपके बौद्ध पंथ था, इसको दो भागों में बांट दिया गया साथियों, एक तो हीनयान और महायान। अब हम बात करें साथियों तो हीनयान किसे कहा जाता है, महायान किसे कहा जाता है? तो जो हीनयान होता है साथियों उसके अंदर जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उस शिक्षाओं का जिक्र, यानी उसके अनुसार है जो कि साथियों उसको फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ते। जो हीनयान के अंदर जो लोग हैं साथियों वो आपके बौद्ध की, यानी बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार, शिक्षा के अनुसार चलने वाले लोग वो किसके अंदर आते हैं भाई? हीनयान के अंदर। यानी हीनयान वह कहलाते हैं जो लोग महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उस शिक्षाओं के अकॉर्डिंग साथियों उसके मार्ग पे चलने वाले जो व्यक्ति है वो हीनयान कहलाते हैं। और महायान वह व्यक्ति होते हैं साथियों जो किसी मंत्रों पे विश्वास करते हैं, जो किसी देवी देवताओं पे, जो किसी मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं साथियों, वो महायान के अंदर आ गए। जो साथियों मूर्ति पूजा, वह मंत्रों पर विश्वास करने वाले किस में आ जाते हैं साथियों? मंत्रों आदि पर विश्वास करने वाले व्यक्ति किसके अंदर आ जाते हैं? यानी जो बौद्ध पंथ वाले व्यक्ति साथियों वो आपके महायान कहलाते हैं। हीनयान और महायान क्या होता है साथियों, इसके बारे में बात कर ली। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है साथियों। मेन जो भी बातें हैं साथियों उनको एक बार फिर से बात
कर लेते हैं साथियों, समझ लेते हैं ना। ये जो बेराट सभ्यता साथियों, जिसको विराटनगर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके जयपुर के अंदर है साथियों, शाहपुर उपखंड के अंदर है, बाणगंगा नदी के किनारे बसी हुई साथियों, जिसको अर्जुन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्खनन है जो कि साथियों 61-63 के अंदर, सॉरी 62-63 के अंदर साथियों आपके नीलरतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा की गई साथियों खोज है, जो कि दयाराम साहनी 1937 में करते हैं साथियों। अब हम बात करें साथियों तो जो विराटनगर यानी बेराट सभ्यता, जिसको विराटनगर के नाम से भी जाना जा सकता है साथियों, तो ये आपके मत्स्य जनपद की राजधानी भी रही है साथियों। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा साथियों कि ये जो सबसे पहले यहाँ के जो उल्लेख है साथियों, इस सभ्यता का उल्लेख साथियों महाभारत के अंदर भी किया गया है। और यहाँ पे साथियों जो बीजक डूंगरी, महाडूंगरी है, जो कि साथियों महादेव की डूंगरी, भौम डूंगरी यानी भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये सब है जो कि यहाँ पे मिले हैं साथियों। और यहाँ पे साथियों आपके जो बीजक की पहाड़ी है साथियों, वहां से आपके हम बात करें तो अशोक का भाब्रू शिलालेख भी मिला है साथियों। ये सारी है जो कि साथियों यहाँ पे बीजक डूंगरी से हम बात करें तो यहाँ पे इस पहाड़ियों के अंदर साथियों एक मंजूसा भी, स्वर्ण मंजूसा भी मिला है साथियों, जिसके अंदर आपके बौद्ध धर्म की जो क्या बोलते हैं अस्थियां मिली हैं। और यहाँ पे हम बात करें साथियों तो बौद्ध धर्म के जो भी जो बुद्ध के जो मंदिर मिले साथियों, गोल आकृति में यहाँ पे मंदिर मिले हैं, गोल आकृति के ऐसे मंदिर मिले हैं साथियों, बुद्ध के यहाँ पे मंदिर मिले हैं साथियों। अब हम बात करें तो ये जो एक यहाँ पे अशोक का जो भाब्रू शिलालेख मिला था साथियों, उसने एक अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने खोजा था 1837 के अंदर, उन्होंने 1840 के अंदर साथियों बंगाल के एक म्यूजियम के अंदर उसको जो कि रखवा दिया गया साथियों। तो मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को शानदार तरीके से समझ में आ गया साथियों। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।